निर्मला एक स्कूल में टीचर थी। वो कई सालों से वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी और स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। निर्मला एक रात काफी लेट घर आती है। वहाँ उसका पति भानु निर्मला का इंतजार कर रहा होता है। भानु कहता है, अरे ये रात को कौन सा स्कूल है जो खुला रहता है? अरे कौन सी नौकरी कर रही हो तुम? अरे घर आने का कोई टाइम है कि नहीं? वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो आज उन्हें मैं ज्यादा पढ़ा रही थी। अरे ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो इतना पढ़ा कर क्या होगा? अच्छा बात की क्या तुमने उन बच्चों के माँ बाप से कि ट्यूशन की फीस को तुम बढ़ाने वाली हो? मैंने बात नहीं की। जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाने गई थी तो बच्चों के माँ बाप की बात सुनी कि उन लोगों को अभी पैसों की बहुत परेशानी है, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। अरे तुम क्या सच में इतनी बड़ी पागल हो क्या? है बुढ़ापे के साथ दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे उन लोगों को परेशानी थी तो मैं ऐसे कैसे उन्हें बोल देती कि मेरी ट्यूशन की फीस बढ़ा के देना। अरे तुम्हारे पास कोई एक दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए थोड़ी आते हैं। अरे ढेर सारे बच्चे आते हैं, ढेर सारे बच्चों को पढ़ाती हो। और वैसे परेशानी किसे नहीं होती? हम लोगों को भी तो पैसे की दिक्कत होती है ना, लेकिन हम तो किसी का हक नहीं मारते। देखो अब की बार उन्हें साफ साफ बोल दो कि फीस को बढ़ाया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाना है तो भेजे, नहीं तो कहीं और देखे। जी ठीक है, मैं एक और बार बात करके देखती हूँ क्या होता है। बात करनी है? अरे क्या बात करनी है? बात कुछ मत करो, बस बता दो कि फीस को बढ़ा दिया गया है। अगर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना कहीं और जाओ। अच्छा मुझको बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने को ले आओ, फिर खा के सोना भी है। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। निर्मला एक अकेली कमाने वाली थी। निर्मला का बेटा अमित और पति भानु दोनों ही बेरोजगार थे। निर्मला अपने पति से काफी ज्यादा डरती थी, इसलिए उसका पति जो कहता निर्मला वही करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तीनों लोग हॉल में बैठे थे। तभी निर्मला कहती है, मैं क्या कह रही थी अमित के पापा, अब तो हमारा बेटा अमित बड़ा हो गया है, शादी लायक हो गया है। क्यों ना अब हम अमित के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दें? अभी से देखेंगे तभी तो मिलेगी कोई अच्छी सी लड़की। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और हाँ, लड़की जो भी देखो नौकरी वाली तो होनी चाहिए। माँ पापा, आप लोग ने लड़कियां मत देखना मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद देख ली है। अरे क्या बोले जा रहे? लड़की देख ली तूने? अरे बेअकल, अपनी माँ की तरह हो गया तू भी, लड़की देखेगा है? अरे एक पड़ेगा उल्टे हाथ का तो लड़की भूल जाएगा तू। हमें लड़की नौकरी वाली चाहिए जो कमा के लाए घर में, समझा निकम्मा? हाँ जी पापा, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसीलिए मैंने जो लड़की पसंद की है ना, वो आपको भी पसंद आ जाएगी, क्योंकि वो एमएनसी कंपनी में जॉब करती है और उसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, लेकिन तुझ निठल्ले से कोई लड़की पट कैसे गई? तुझे मिली कहाँ? पापा ऐसे मत समझो मुझे, बस मैं ज्यादा लड़कियों को भाव नहीं देता, वरना लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती है, कमी नहीं है मुझे लड़कियों की। अरे चल अपने बाप को मत सिखा। और हाँ, उस लड़की से शादी की बात कर जल्दी से। उसके माँ बाप से मिलने के लिए मेरा तो दिल बेकरार हो चुका है। जल्दी से उसे बहू बना दे हमारी। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तक तो हम उस लड़की से मिले भी नहीं हैं। जरूरी थोड़े है वो हम लोगों की सुनेगी, और जैसे मैं आपकी बातें मानती हूँ वो भी अमित की बातें मानेगी। अरे तुम तो चुप ही रहो, कुछ भी अच्छा होता है तो बोलने लगती हो बीच में, और जब बोलती हो तो उल्टा ही बोलती हो। अरे इतनी अच्छी नौकरी करने वाली, अरे लक्ष्मी लाने वाली बहू मिल रही है, और तुम हो कि पता नहीं क्या बोले जाती रहती हो। और हाँ, थोड़ा बहुत बोल भी देगी तो सुन लेंगे। अरे पैसे तो आ रहे हैं ना। भानु निर्मला को बिल्कुल चुप करवा देता है और अमित की बताई लड़की रूही से परिवार मिलता है। भानु को तो पहले से ही लड़की पसंद थी, इसलिए जल्दी से
अमित और रूही की शादी हो जाती है। शादी के बाद रूही अपनी सास की तरह ससुराल का भी काम करती है और बाहर नौकरी भी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद रूही बहुत थक कर घर आती है। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं नहीं करने वाली कोई काम, और कल तो छुट्टी भी है, आराम करूँगी। लेकिन बहू, ये सब तेरे ससुर जी देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, थक गई तो अब क्या आराम भी ना करूँ? उनका क्या है, घर पर बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं, एक काम नहीं करते दोनों बाप बेटे। अरे अरे बहू, धीरे बोल। दोनों में से किसी ने सुन लिया तो घर में कलेश हो जाएगा। क्या कलेश? माँ जी गलत क्या बोला? अमित और ससुर जी कोई नौकरी करते ही नहीं है और घर का एक भी काम नहीं करते। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब घर का सारा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना, उनको भी तो हमारी मदद करवानी चाहिए ना घर के कामों में। बहू, तेरे ससुर जी ऐसे ही हैं। वो घर का काम नहीं करते और उन्हें देखकर अमित भी ऐसा हो गया है। माँ जी आपने तो सुधारा नहीं है, लेकिन मैं तो सुधार कर ही रहूंगी। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है। माँ जी अब तक आपने अपने पति की सुनी है ना, तो बस अब शांति से मेरी सुन लेना। जो कहूँ ना वो ही करना अब से। रूही को अपने ससुर और पति की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और अब वो अपनी सास के साथ मिलकर अपने पति और ससुर को सिखाने की सोचती है। कुछ दिनों बाद निर्मला और रूही दोनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं और 2 दिन बाद घूमकर वापस आते हैं। ये क्या है? अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? अरे हमें कुछ बताया भी नहीं। अरे घर के काम कौन करेगा? अरे किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं कि इन दोनों का क्या होगा? पापा जी, माँ जी को उनके स्कूल की तरफ से घुमाने ले गए थे और मुझे भी अपने ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग के लिए शहर जाना था, इसलिए हम वहाँ गए थे। तो तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे और हमें कुछ बताया भी नहीं? पापा जी अब आप लोग तो कभी नौकरी करते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है ना कि ये सारे प्लान कैसे अचानक से बन जाते हैं। हमें कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। अरे तो हमारे बारे में सोचती ना। अरे हमें कितनी मुश्किल हुई है, कुछ पता भी है? इसमें मुश्किल की क्या बात है? अरे आप लोग तो घर में ही रहते हो। अच्छा अमित, पापा जी हम दोनों ना बहुत थक गए हैं, आप खाना बना दो हमारे लिए भी। अरे अरे बहू, ये क्या कह रही हो? हम खाना बनाए? अच्छा हम खाना बनाएंगे तो तुम लोग क्या करोगी? नौकरी करेंगे हम। पापा जी देखो, आप लोग घर में रहते हो और कोई काम भी तो नहीं करते हो ना, और अगर काम नहीं करोगे तो शरीर में जंग लग जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के शरीर में जंग लगे, इसलिए अब से आप दोनों ही घर का सारा काम करोगे। हम आपके काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। रूही इतना बोलकर अपनी सास के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू की लंबी जबान के आगे अब भानु की जबान भी नहीं चलती। धीरे धीरे अब घर का सारा काम भानु और अमित को ही करना पड़ रहा था। पापा 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 मैं क्या करूं? पापा पापा मुझसे नहीं होता ये बर्तन वर्तन धोने। अरे यार घिस घिस के हाथ दर्द हो जाते हैं यार, साफ नहीं होता रहता है। माँ और रूही तो तैयार होके ऑफिस चले जाते हैं और जूठे बर्तन छोड़ जाते हैं हमारे लिए, ताकि बेटा माजो और ऊपर से झाड़ू पोछा कटका। अरे यार इस सब से भी बाहर निकलते तो सोचना पड़ता है कि खाना क्या बनाना है। सुबह 5 बजे उठो, घर का खाना बनाओ, क्यों बनाए यार? नहीं होता हमसे यार। पापा मुझसे नहीं होगा, आपको करना आप करो। इससे अच्छा ना हम कोई काम करते हैं, कम से कम सुबह उठ के नाश्ता मिलेगा, खाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, शाम को वापस आएंगे, तब भी खाना मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं सोचना पड़ेगा पूरी रात कि सुबह क्या बनाना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी नहीं उठे तो नाश्ता कौन बनाएगा? पापा मैं थक चुका हूँ यार, काम कर लेते हैं ना। सही कह रहा बेटा तू। आज तक घर के ऊपर हमारी हुकूमत थी तो हम आराम से रहते थे, और अब तेरी पत्नी जो आ गई, अरे हमें कुत्ता बना दिया, ना घर के रहे ना घाट के, और हमसे घर के काम करवा रही है और हम तो मना भी नहीं कर सकते। पापा मैं चला नौकरी ढूंढने और काम करने, मुझसे नहीं होता ये घर का काम। अमित और भानु दोनों ही अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रूही और निर्मला अपनी नौकरी के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर अमित और भानु भी तैयार होकर आते हैं। अरे आप दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ सास बहू अब नौकरी करने वाली नहीं है, अब तो हम बाप बेटे भी नौकरी करने वाले हो गए हैं। अब से ना हम दोनों काम पे जाया करेंगे। ये सच है क्या या कोई चमत्कार है? बिल्कुल सच कहा है मेरे बेटे ने। अरे बहुत काम कर लिया घर का, अब हम नहीं करने वाले कोई काम।
अब बस हम नौकरी करेंगे और नौकरी से आएंगे तो आराम करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है पापा जी। अब आप दोनों नौकरी करने लगे हो तो घर का काम क्यों नहीं करोगे? यार कितना काम कराओगे यार, बाहर नौकरी भी करे और घर का भी काम करे। मैं और माँ जी भी तो पहले करते थे। जब हम बाहर का काम करते थे तो घर का भी तो काम करते थे ना। रूही की बात से भानु और अमित दोनों को ही अक्ल आती है और अब वो भी नौकरी करते हैं और साथ ही घर का काम भी करते हैं। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने पागल लड़की, तू भी चल। फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी। आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार, यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है। कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी? गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ? आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है? जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? आज पहली बार नाम सुना है मैंने, और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी? पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन तुमको, तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो,
नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा। फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है। और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या, झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ। इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। आप बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जाइए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी गलवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा थोड़ा यार। आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था, पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है।
डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है। क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती। भोली अपने नाम की तरह ही भोली थी। वो लोगों की बातों में ज्यादा जल्दी आ जाती थी। भोली अपनी सौतेली माँ सरला और अपने पिता विनायक के साथ रहती थी। भोली महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक सोमवार भोली नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सरला उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ भोला की भोली, कहाँ चली? घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? माँ, आपको तो पता है ना, आज सोमवार है और आज के दिन मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली हूँ। हा। घर में हमें दूध पीने को मिलता नहीं और तू उस काले पत्थर पर दूध चढ़ाने जा रही है। चल ला इधर लोटा और घर का सारा काम कर, समझी? सरला इतना बोलकर वहाँ से लोटा लेकर चली जाती है। ये सब देखकर भोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर घर का काम खत्म करती है। फिर शिव जी को दूध चढ़ाने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और सरला भोली को परेशान करती रहती है। ऐसे ही रक्षाबंधन आता है और भोली बहुत दुखी होती है। तभी उसके पिता विनायक आते हैं। क्या हुआ भोली, तू इतनी उदास क्यों है? माँ ने आज फिर तुझे कुछ कहा क्या? पिताजी, माँ तो हर रोज कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। माँ की बातें सुनने की तो आदत हो गई है। अच्छा, फिर क्या बात हो गई जो मेरी भोली इतना उदास हो गई है? कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, जब तू आज तक भोले को ही भाई मानती आई है तो कल भी उन्हें ही राखी बांध दियो ना। वो हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। हाँ पिताजी। चल ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए नए कपड़े और राखी लेकर आया हूँ। कल तू नए कपड़े पहनकर अपने भोले को राखी बांधने जाइयो। नए कपड़े और राखी देखकर भोली बहुत खुश होती है। विनायक और भोली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सरला आ जाती है और भोली के हाथ में सामान देखकर बोलती है, भला अपनी बेटी राखी के लिए नए कपड़े का क्या करेगी? भाई तो है नहीं इसका। हाँ, इसका भाई है ना। कौन? वो काला पत्थर जिस पर दुनिया भर का दूध बर्बाद करती है ये। इसे आज तक मिला ही क्या है? अरे क्या किया है इसके भोले ने? माँ, आज महादेव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। वो मेरे भाई हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अरे हाँ, मैं भी देख लूंगी कि क्या किया है तेरे भोले ने। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोले भी अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर और राखी लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनको राखी बांधती है और वहीं बैठकर शिवलिंग से बातें करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सरला भोली की शादी शंकर नाम के लड़के से करवा देती है। भोली के ससुराल में उसकी सास सीता और पति शंकर रहते थे। शादी के अगले दिन हमेशा की तरह भोली तैयार होकर मंदिर जा रही थी कि तभी सीता बोलती है, बहू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ दूध चढ़ाने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। जो पूजा करनी है घर में ही कर, बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैंने अगर मना कर दिया है तो नहीं जाएगी बस, और अगर बहस करेगी तो खाल उतार दूंगी तेरी। सीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोली भी कुछ नहीं बोलती है और घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे करके भोली पर सरला अत्याचार करने लगती है। कभी उसको गर्म चिमटे से जला देती तो कभी उसे डंडे से बहुत मारती। ऐसे ही एक दिन भोली का पति शंकर नशे की हालत में आता है और उसको देखकर भोली कहती है, जी आपने शराब पी है? शराब पीना बुरी बात है। तू मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी बनकर रहा है। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जा यहाँ से और मेरे लिए खाना लेकर आ। परवर क्या कर रही है? रुक, तुझे बताता हूँ। शंकर गुस्से में भोली को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिससे भोली के पूरे शरीर पर
निशान बन जाते हैं। भोली की आवाज सुनकर सीता भी उसको बचाने नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शंकर और सीता दोनों हमेशा भोली को मारते पीटते रहते थे। ऐसे ही एक सोमवार भोली बिना किसी को बताए मंदिर चली जाती है। वहाँ भोली की पड़ोसन विमला भोली को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे तू तो सीता की बहू है ना? जी मैं उनकी ही बहू हूँ, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सीता की पड़ोसन हूँ। तू कभी बाहर नहीं आई है ना, इसलिए तू मुझे जानती नहीं है। अच्छा पूजा हो गई तेरी? तो चल हम साथ में घर चलते हैं। नहीं मैं अरे चल ना, तू डर क्यों रही है? विमला जैसे ही भोली का हाथ पकड़ती है और भोली हाथ छुड़वा देती है, अपने हाथ सहलाने लगती है। विमला की नजर उसके हाथ के निशानों पर जाती है। हे महादेव, इतने निशान? तुझे तेरे ससुराल वाले मारते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे बता, मैं सजा दिलवाने में तेरी मदद करूंगी। नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सब निशान काम करते हुए लगे। आप मुझे जाने दीजिए। भोली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और विमला भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी लड़की है? इसका नाम भोली है और ये खुद भी इतनी भोली है। चुपचाप अत्याचार सह रही है। अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो भगवान। इधर विमला भोली के लिए प्रार्थना कर रही होती है और उधर भोली अपने घर आ जाती है। सीता उसको मंदिर से आता देख लेती है और उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शंकर और सीता दोनों मिलकर भोली को घर से बाहर धक्का दे देते हैं और भोली जमीन पर गिरने ही वाली होती है। तभी भोला नाम का आदमी उसे संभालते हुए बोलता है, संभल के बहन, चोट लग सकती है आपको। आप लोग इनको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम हमसे पूछने वाले होते कौन हो? ये हमारी बहू है, हम जो चाहे वो करेंगे इसके साथ। मेरा नाम है भोला भंडारी। आप सभी लोग मुझे भोला कह सकते हो। मैं हूँ भोली का भाई। अब से मैं अपनी बहन भोली के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। भाई? अरे इसका तो कोई भाई नहीं है, तू इसका भाई कैसे हो सकता है? ये मुझे रक्षाबंधन के दिन हमेशा राखी बांधती है, तो मैं हुआ ना इसका भाई। चलो बहन, घर के अंदर चलते हैं। भोला भोली को उठाकर घर के अंदर ले आता है। भोली भोला को पानी ला कर देती है। जब भोला पानी पी रहा होता है, भोली को भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और भोला को प्रणाम करती है। अब भोला भोली के घर में रहता है और उसकी रक्षा करता है। सीता और शंकर भोला के आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, जब से ये भोला आया है मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, देख रहा है ना भोली को कैसे आजकल भोला की सेवा में लगी रहती है। तो कोई हम कुछ बोल दे तो कोई काम नहीं करती। आज या तो भोला रहेगा या तो भोली, एक को तो जान से मार दूंगा। शंकर गुस्से में जैसे ही मारने जाता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और दीवार में टकराने की वजह से उसका सिर फट जाता है। सीता और भोली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तभी भोली भोला के पास जाती है। हे प्रभु, आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर वो मर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली बढ़ जाऊंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन बहन, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जितने भी पाप किए, उसकी सजा यही थी और अब उसकी आत्मा को उसके शरीर को छोड़ के जाना ही होगा। ये नियम हर मनुष्य के लिए लागू होता है और मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने पाप को कम कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन पाप करता गया, स्त्री का अपमान किया, जिसके बाद उसके साथ ये होना तो अनिवार्य था। आप उनको माफ कर दीजिए। आप चमत्कार से उन्हें सही कर दीजिए ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। बचपन में माँ नहीं रही और अब पिता। कुछ भी करके आप उनकी जान बचा लीजिए। भोली अपनी पति के जान की भीख मांग रही होती है और तभी सीता उन दोनों को चुपके से आपस में बात करते देख लेती है। जैसे ही उसकी नजर भोला पर जाती है, उसको भी भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, ये क्या किया हमने? जिसको दुश्मन मानते रहे वो तो महादेव है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने भोली पर इतना अत्याचार किया और आज वो उसको ही ठीक करने की भीख मांग रही है। आज के बाद मैं भोली पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी और उसको बेटी की तरह रखूंगी। भोलेनाथ भोले की भक्ति से बहुत खुश थे, इसलिए वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और अब सब कुछ ठीक करके अपने लोग चले जाते हैं और इस तरह से भोलेनाथ ने भोली की रक्षा की।